देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं निशान चतुर्वेदी। हमारे इस खास शो फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी खबरें क्या क्या हैं। इंतजार खत्म हुआ, रास्ते में है राफेल। यूएई पहुंच चुके हैं 5 राफेल फाइटर। अब अंबाला में उतरेगा बाहुबली और राफेल के कॉकपिट के अंदर फ्रांस के पायलट एक रिपोर्टर बनकर दिखाएंगे राफेल की ताकत। TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसके अलावा LAC-LOC पर मची दहशत। आपको बताएंगे कि कैसे चीन और पाकिस्तान अपने हथियारों को देने लगे हैं धार। ठग ड्रैगन को ठेगा। हम आपको बताएंगे कि जिनपिंग पर पुतिन क्यों भड़क उठे हैं। और फिर आज की फिक्र की सबसे बड़ी खबर, कैसे सिस्टम की मौत से कई जगहों पर कोरोना विकराल हो उठा है। दुनिया के किसी भी तानाशाह को देख लीजिए, चाहे वो इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन रहे हों या लिबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी। किसी भी तानाशाह के पतन की एक ही वजह रही है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सुनाता है और उसके दरबारी उसका गुणगान किया करते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इसी दुष्चक्र में फंसते नजर आ रहे हैं। वो अपने फैसलों का हश्र देखकर भी उसे अनदेखा कर रहे हैं और ग्लोबल टाइम्स जैसे चीन के मुखपत्र जिनपिंग की नाकामियों पर भी उनका गुणगान कर रहे हैं। यही वजह है कि चीन की सेना आज भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर अड़ी हुई है। लेकिन इस लड़ाई में भारत बहुत ही खामोशी के साथ आगे बढ़ रहा है और वक्त भी भारत का साथ दे रहा है। फ्रांस से भारत ने जिन 36 राफेल फाइटर्स का सौदा किया था, उनमें से 5 फाइटर्स फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं और हिंदुस्तान इस नई ताकत का वेलकम करने के लिए बेताब है। राफेल नंबर 1, राफेल नंबर 2, राफेल नंबर 3, फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से एक कर 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने भारत के लिए उड़ान भरी और सरहद पर हेकड़ी दिखा रहे ड्रैगन की धड़कनें तेज हो गई। 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और 3700 किलोमीटर तक की अचूक मारक क्षमता वाले राफेल अंबाला के लिए आसमान में उड़ा और बीजिंग में बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ गई। एक 130 करोड़ भारतवासियों को जिसका इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। फ्रांस से उड़ा ये वायुवीर भारतीय वायुसेना की आन, बान और शान बनने वाला आसमानी लड़ाका बहुत जल्द हिंदुस्तान के अंबाला एयरबेस पर लैंड करने वाला है। चीन को डर है कि मटेरियल, स्काल्प और हैमर जैसे घातक मिसाइलों से लैस राफेल फाइटर जेट LAC पर तैनात हो गया तो रेड आर्मी का पस्त होना तय है। मेरिनेक एयरबेस, फ्रांस, 12:30 बजे। यही वो वक्त था जब राफेल लड़ाकू विमानों ने भारत के लिए उड़ान भरी। फ्रांस ने 5 राफेल की पहली खेप भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन को सौंपा है। गोल्डन एरोज के नाम से मशहूर 17 स्क्वाड्रन के 7 जांबाज पायलट राफेल की पहली खेप लेकर उड़े तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। सिर फक्र से ऊंचा हो गया जब राफेल विमान फ्रांस से रवाना हुआ तो भारतीय राजदूत जावेद अशरफ मेरिनेक एयरबेस पर मौजूद रहे। फ्रांस से भारत के अंबाला एयरबेस तक पहुंचने में राफेल को करीब 2 दिन का वक्त लगेगा। इस दौरान ये विमान हवा में 7,287 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। दुश्मन की नज़र भारत के इन लड़ाकों पर है, इसलिए राफेल का पूरा रूट और टाइमिंग बेहद सीक्रेट रखा गया है। सिर्फ इतना पता है कि दुश्मन के लिए आसमानी आफत बनने वाले ये लड़ाके मोटे तौर पर किन देशों के आसमान से गुजरेंगे, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं।
फ्रांस के मेरिनेक से निकलकर राफेल विमान नाइस की तरफ बढ़े। यहाँ से इटली के दक्षिणी इलाके में घुसकर राफेल की पहली खेप ओपिनियन सागर की ओर निकली। फिर मिस्र के पोर्ट सईद के ऊपर उड़ते हुए सऊदी अरब से गुजरकर पांचों राफेल संयुक्त अरब अमीरात के अल्डाफ्रा एयरबेस पहुंच गए। ये राफेल टीम का पहला पड़ाव है। करीब 7 घंटे की इस यात्रा के दौरान हवा में तेल भरने के लिए 2 विमान उनके साथ रहे। अब एक दिन यूएई में रुककर 29 तारीख को अल्डाफ्रा एयरबेस से निकलकर पांचों राफेल अरब सागर के रास्ते भारत के अंबाला पहुंच जाएंगे। काफी लंबे समय इंतजार करने के बाद आखिरकार राफेल विमानों ने फ्रांस से उड़ान भरी। भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे इन्होंने फ्रांस के एयरबेस से उड़ान भरी और उसके बाद लगातार ये भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। 7000 किलोमीटर का ये सफर करीबन 2 दिन में इन्हें तय करना है। खास बात यह कि इसको लेकर काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आखिर ये विमान जो हैं वो भारत पहुंचेंगे, जिनकी बीच में ना सिर्फ रिफ्यूलिंग होगी जो फ्रांस के ट्रांसपोर्टर करेंगे या फिर रिफ्यूलर करेंगे, बल्कि इसके बाद ये यूएई के अंदर भी एक दिन हॉल्ट करेंगे। कि ये रूट की पूरी क्लियरेंस ली जाती है और फेरी की रूट की एक नो टाइम इशू होता है, नोटिफिकेशन टू एयरमैन, सबको पता होता है कि ये एयरक्राफ्ट फेरी कर रहे हैं। जिन जिन देशों के ऊपर से होते हुए जाते हैं वो क्लियरेंस देते हैं, एयर डिफेंस क्लियरेंस, और ये जब सब क्लियरेंस मिलती है तब ये जाके इस तरीके से फ्लाई करते हैं। फ्रांस से भारत आने वाला राफेल युद्ध के हालात के लिए पूरी तरह तैयार है। सीमा पर चीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए बताया जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो 1 हफ्ते के अंदर राफेल लड़ाकों को लद्दाख के पास एयरबेस पर तैनात कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि राफेल के साथ आ रहे वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन के 7 पायलट पिछले 10 महीने से फ्रांस में राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। अगली खेप का राफेल लाने के लिए बाकी पायलट अभी फ्रांस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। राफेल की बागडोर गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन को सौंपी गई है। ये राफेल की पहली कॉम्बैट यूनिट होगी, वही गोल्डन एरोज यानी 17 स्क्वाड्रन जिसका पराक्रम करगिल युद्ध में पूरी दुनिया देख चुकी है, जिसने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए। MiG-21 से बम बरसाकर पाकिस्तानी सेना को करगिल से खदेड़ डाला। अब LAC पर ड्रैगन की बारी है। 17 स्क्वाड्रन की तैयारी पूरी है। करगिल युद्ध के समय वायुसेना के गोल्डन एरोज की कमान पूर्व एयर चीफ मार्शल PS धनोआ के हाथों में थी। अब राफेल स्क्वाड्रन की कमान ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के हाथों में है। हरकीरत गोल्डन एरोज के कमांडिंग अफसर हैं। शौर्य चक्र से सम्मानित हरकीरत सिंह पहले MiG-21 के पायलट थे। ये सम्मान उन्हें एयरक्राफ्ट के साथ अपनी जान बचाने के लिए 2009 में दिया गया था। 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो ये वो स्क्वाड्रन होगा जिसकी कमान संभालेंगे ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह। हरकीरत सिंह को 2009 में शौर्य चक्र से नवाजा गया। उन्होंने MiG-21 के साथ साथ सबसे फॉरवर्ड या सबसे बेहतर Su-30 भी उड़ाए हैं और अब वो राफेल की कमान संभालेंगे। सबसे खास बात ये कि इस पूरे कह सकते हैं कि स्क्वाड्रन में करीबन 27 से 30 फाइटर पायलट्स होंगे और करीबन 150 से 200 टेक्निकल स्टाफ होगा और ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण एयर बेसिस में से एक होगा जिसकी कमान होगी ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के हाथ में। चीन की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उसके पास राफेल के टक्कर में कोई लड़ाकू विमान मौजूद नहीं है। डसॉल्ट कंपनी का राफेल ऊंचे इलाके में लड़ने में माहिर है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति के लिए ये वायुसेना का ब्रह्मास्त्र साबित होगा। राफेल लड़ाका चीन के सबसे मॉडर्न लड़ाकू विमान चेंगडू J-20 से काफ़ी बेहतर है। चीन का लड़ाकू विमान बड़े आकार के कारण पिछले हिस्से से रडार की पकड़ में आ जाता है, जबकि राफेल के साथ ऐसा नहीं होता। राफेल की लंबाई 15.27 मीटर है। यह आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता। इसकी मारक क्षमता भी J-20 से कहीं आगे है। सीधे चलते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से मारक क्षमता की जब हम राफेल की बात कर रहे हैं तो ये राफेल जो है कहां कहां किस किस को अपनी फायरिंग रेंज में ले सकता है। आइए अब आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखें आप। करीब 7 घंटे की उड़ान के बाद पांचों राफेल यूएई के अल-दफ्रा एयरबेस पर उतर चुके हैं। इनका शेड्यूल और रूट बहुत गुप्त रखा जाता है और बताया जा रहा है कि परसों पांचों राफेल भारत में होंगे एक साथ। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि राफेल का रण क्षेत्र क्या होगा। रण क्षेत्र जानना बहुत जरूरी है। क्या बात, शानदार। फ्रांस से जो 5 राफेल फाइटर आ रहे हैं उनमें से 3 फाइटर प्लेन हैं, 2 ट्रेनी प्लेन हैं जिन्हें हरियाणा के अंबाला में तैनात किया जाएगा।
इन्हें गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के लिए के पायलट लेकर भारत आ रहे हैं और अंबाला में इसकी तैनाती से भारत की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ये देख रहे हैं आप, अंबाला एयरबेस से एलएसी और एलओसी दोनों ही करीब होंगे। ये बड़ा रोचक है, मतलब इस तरफ एलएसी और एलओसी दोनों नजदीक होंगे और चंद मिनटों में ये फाइटर सीमा पर पहुंच सकते हैं। दूसरे चरण में इन फाइटर्स को पश्चिम बंगाल में के हासीमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा, जहां से ये अरुणाचल प्रदेश के पास चीन से सटी सीमा की निगरानी करेंगे और जरूरत पड़ने पर मैदान में भी उतरेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए, अब तक आपने राफेल को सिर्फ तस्वीरों में देखा, उसकी जंगी ताकत के बारे में सुना है, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष ऐसा इकलौता चैनल जो आपको राफेल की कॉकपिट में ले चलेगा। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर बनकर राफेल के पायलट ने आज राफेल उड़ाया और हमारे संवाददाता सुमित चौधरी को इसकी खूबियां बताई। देखें ये रिपोर्ट। राफेल में अब तक चुनिंदा लोगों ने ही उड़ान भरी है, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष पहला ऐसा न्यूज चैनल है जिसने एक रिपोर्टर के नजरिए से राफेल को देखा, उसके कॉकपिट में पहुंचा है। Hi everyone, you're watching TV9 exclusive content, and today we're going to be talking about the French Rafale that is coming to India and that is soon going to be the Indian Omni-Role aircraft Rafale. For TV9 as exclusive footage, today I'm going to be flying in my Rafale, the Rafale M over France, and I'm going to be talking you guys and girls through all the different systems. We're going to look at the engines, we're going to look at the radar, we're going to look at the electronic warfare, the air-to-air missile, the cannon, and of course the air-to-ground munitions. It's going to enable you to understand what is coming to India in the coming days, what a game changer it is going to be for the Indian sky. फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से जब राफेल हिंदुस्तान जाने के लिए आसमान में परवाज भरने वाला था, तब वहां मौजूद पायलट पियरे हेनरी टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर बनकर राफेल में सवार हुए। Gonna put my helmet on, and if you feel like joining me, you can thank TV9 and let's go. As we say in aviation, fly safe. इधर टीवी9 के रिपोर्टर पियरे हेनरी राफेल में सवार हुए और उधर कुछ ही सेकंड बाद राफेल टेक ऑफ के लिए तैयार हो गया। चंद सेकंड बाद सुपर फाइटर राफेल हजारों फीट की ऊंचाई पर था। कॉकपिट में लगे कैमरे में आप देख सकते हैं, जिस फाइटर जेट में पियरे बैठे थे उसके ठीक पीछे एक और राफेल उड़ान भर रहा है। उड़ान के दौरान बात करना मुमकिन नहीं था, लिहाजा हमारे रिपोर्टर ने इस मिशन को पूरा करने के बाद राफेल की पहली उड़ान के बारे में बताया। The big difference between a Rafale and let's say a Mirage is the fact that on the Rafale, this one is a Rafale Navy, you have two engines. Those two engines enable you to have more thrust, but also to have a bigger aircraft. So now the Rafale is bigger, and a bigger aircraft means usually more fuel, means enable the aircraft to stay longer in the air and do more mission for the same flight time. पियरे हेनरी कोई आम पायलट नहीं है, इन्हें मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट उड़ाने का 18 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे में इनसे बेहतर राफेल की खासियत कौन बता सकता है। हेनरी ने टीवी9 भारतवर्ष को बताया कि कैसे ये एलओसी से लेकर एलएसी तक टू फ्रंट वॉर के मोर्चे पर रेगिस्तान से लेकर घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों में चीन और पाकिस्तान के लिए काल साबित होगा। So let's say you don't know exactly what's going to happen over the mountains because it's like a crisis, beginning of war situation. You send Rafale with a mix of bombs and missiles, and he can protect himself, he can defend the airspace, and at the same time, he can help troops on the ground.
everything with only one single aircraft. That's what makes it so different. And if need be, if he has to accelerate, he can dump the fuel tanks and he can now fly supersonic and gain airspeed advantage. So I think the fact that the aircraft with his two engines is able to fly and maintain a good airspeed and energy state extremely high, added to the fact that he can change mission and he has brand new systems that enable him to detect enemy radars, share information with what we call the link and all that stuff, is going to be a game changer in your sky indeed. सबसे बड़ा गेम चेंजर सिर्फ और सिर्फ राफेल है और इस योद्धा से आर पार की जंग करना तो दूर, ऐसा करने की चीन और पाकिस्तान सोच भी नहीं सकते। क्यों, जरा वो भी सुन लीजिए। Think every aircraft is fitted for specific missions. The Rafale is fitted to be able to do most of those missions, air to air, air to ground, anti-surface, all that stuff. It is not one shoot for sure, and the missiles you use are extremely efficient. And there is something very specific about the missiles on the Rafale, and that's what we call the MICA, infrared, is that we have infrared missiles that are able to be shot at an extreme long range. And when you shoot an infrared missile, the big point is the enemy do not know. So that's something very specific about the Rafale, so it really gives us an advantage. If you go F-16, F-18, they don't have infrared missiles that have the same range. It's something very specific about this French airframe. I think your pilots are going to... मतलब ये कि 29 जुलाई को हिंदुस्तान पहुंच रहे इस आसमानी योद्धा के अस्त्रों में वो ताकत है जो चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को अपने बारूद से पलक झपकते ही नेस्त नाबूद कर सकता है। अब आपको बता दें कि राफेल फाइटर जेट के भारत आने से चीन और पाकिस्तान में किस तरह खलबली मची हुई है। क्योंकि राफेल फाइटर लेह में तैनात होने जा रहा है और यह LAC के साथ LOC पर भी नजर रखेगा, इसलिए चीन के साथ साथ पाकिस्तान के भी पसीने छूट गए। अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, जो खबर आ रही है पाकिस्तान से। भारत आ रहे 5 राफेल से पाकिस्तान की दहशत बढ़ गई। खबर है कि पाकिस्तान ने चीन के दिए JF-17 जेट को मॉडिफाई कराया है। मॉडिफाई होने के बाद उसके ये फाइटर छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकेंगे, यानी पहाड़ों से। अब आपको बताते हैं कि चीन और पाकिस्तान के इंजीनियरों ने मिलकर इसे मॉडिफाई किया है। फिलहाल पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK के स्कर्दू एयरबेस पर JF-17 को तैनात किया गया है। वैसे पाकिस्तान का डरना लाजमी भी है, क्योंकि अब तक उसने 4 युद्धों में हार देखी है, और हार भी ऐसी कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को उन्हें याद करना भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब पाकिस्तान की दहशत के बाद चीन की दहशत की ओर बढ़ते हैं। चीन ने अपने एम्फीबियन एयरक्राफ्ट AG-600 का किया है ट्रायल। पानी और जमीन से ये उड़ान भरने और लैंडिंग में सक्षम है। चीन का ये पहला एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है जिसका उसने समुद्री ट्रायल किया है। एम्फीबियस प्लेन के लिए भारत की जापान से मदद की से बात जारी है। लेकिन सबके बीच अब आकाश से जमीन की ओर बढ़ते हैं और चाइना बॉर्डर से आज की जो सबसे बड़ी खबर आई है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, बॉर्डर की लास्ट आउटपोस्ट पर भारत ने T-90 टैंक तैनात कर दिए हैं। 4000 जवानों की सेना की एक ब्रिगेड भी तैनात है। इंडियन आर्मी का बेहतरीन युद्धक टैंक है T-90। दौलत बेग ओल्डी पर तैनात T-90 टैंक, और दौलत बेग ओल्डी की ऊंचाई है 16,000 फीट। काराकोरम पास के चिपचाप नदी के किनारे T-90 टैंक्स का भार पुल नहीं सह कर सकते, इसीलिए नदी के रास्ते भेजा गया है। LAC पर पहली बार T-90 को तैनात किया गया है। अब आप इसकी ग्रेविटी समझें, यह कितना ज्यादा खतरनाक एरिया होता जा रहा है। टैंक का वजन 48 टन है, रात दिन लड़ने की क्षमता है, शानदार आर्मर्ड प्रोटेक्शन है, 1 मिनट में 8 गोले फायर करने की क्षमता है, और अचूक 125 मिलीमीटर की मेन गन मौजूद है। 6 किलोमीटर तक मारक क्षमता है जिसकी। चीन के साथ करीब 4000 किलोमीटर लंबी सरहद पर ड्रैगन आर्मी की हर हरकत पर नजर रखने के लिए भारत ने अपने स्पाई सैटेलाइट को एक्टिव कर दिया है।
आसमान में तैनात ये सैटेलाइट अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के उस हिस्से के ऊपर से गुजरा जो चीनी सेना के कब्जे में है। सैटेलाइट कैमरे ने सीमा के ऊपर रेड आर्मी की तैनाती और बंदोबस्त की तस्वीरें ली। खबर मिली है कि उधर लद्दाख के डेप्सांग में भी चीन ने अपने सैनिकों को मुस्तैद रखा है। 15 जुलाई को ली गई एक तस्वीर में पैंगोंग लेक के इलाके में भी चीन की गतिविधि साफ दिख रही है। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर ने एक बार फिर एलएसी के गंभीर हालात उजागर किए हैं और चीन के झूठ को बेनकाब किया है। ये पैंगोंगसो का वो इलाका है जिसे चीन ने खाली करने का भरोसा दिया था, लेकिन 5 जुलाई को सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि पीएलए ने अपने कुछ ढांचों को तो गिरा दिया, लेकिन वहां लाल तारपोलिन वाले कई नए टेंट नजर आने लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे टेंट चीन के ही हैं, क्योंकि चीन की सेना पीएलए वर्गाकार टेंट का इस्तेमाल करती है, जबकि भारतीय सैनिकों के टेंट इग्लू या गोल आकार के होते हैं। चीनी सेना पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने भी यहां अपने जवानों को पूरी तरह नहीं हटाया है। 2 सफेद टेंट में भारतीय जांबाज अब भी सरहद की रक्षा के लिए यहां मुस्तैद हैं। उधर आसमान में तैनात भारत का स्पाई सैटेलाइट कौटिल्य लगातार सीमा पर चीन की हरकतों पर नजर बनाए हुए है। ड्रैगन आर्मी कहां नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, एलएसी पर कहां चीनी सेना की गतिविधि तेज हो गई है। सैटेलाइट के कैमरों में सब कुछ कैद हो गया है। 25 जुलाई को यह खुफिया सैटेलाइट अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के उन इलाकों से गुजरा जहां ड्रैगन की आर्मी मुस्तैद है। खबर मिली है कि चीन ने एलएसी के पार भारी तादाद में सैनिकों की तैनाती कर रखी है। भारत के खुफिया सैटेलाइट ने तस्वीरें तब ली थीं जब लद्दाख के पैंगोंगसो में फिंगर 4 से चीनी ढांचों को हटाने की बातचीत नाकाम रही। सूत्रों के मुताबिक डेप्सांग सेक्टर में भी चीन ने अपनी सेना की मुस्तैदी बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में पीएलए के सैनिक एलएसी के पार अपने इलाकों में गड्ढे खोदकर नए निर्माण की तैयारी करते नजर आए। आपको याद होगा, यही वो इलाका है जहां 2013 में चीनी सेना अंदर घुस आई थी। इतना ही नहीं, भारत की खुफिया सैटेलाइट ने 24 जुलाई को जिबूती में चीन के नेवल बेस की भी तस्वीरें निकाली। खबरों के मुताबिक यहां चीन ने अपने 3 युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। इससे पहले 11 जुलाई को सैटेलाइट कौटिल्य पाकिस्तान के ओरमारा नेवल बेस यानी जिन्ना नेवल बेस के ऊपर से गुजरा। इस बेस पर सबमरीन की तैनाती होती है। पिछले कुछ सालों में यहां चीनी पनडुब्बियां खूब नजर आई हैं। अब आपको बताते हैं कि चीन की खुफिया जानकारी जुटाने वाला ये भारतीय सैटेलाइट कौटिल्य कैसे काम करता है। इस सैटेलाइट को इसरो ने तैयार किया है। इसकी बागडोर डीआरडीओ के हाथ में है। इस सैटेलाइट में ELINT सिस्टम यानी अंतरिक्ष पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की पद्धति मौजूद है, जिसके जरिए सैटेलाइट रेडियो सिग्नल को मॉनिटर करता है। दुश्मन के इलाकों में ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले हर रेडियो सिग्नल को पकड़कर उनके लोकेशन और नेचर का पता लगा लेता है। खुफिया निगरानी के अत्याधुनिक उपकरणों से लैस ये भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सैटेलाइट है। सैटेलाइट कौटिल्य की नज़र से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस सैटेलाइट से मिली खुफिया जानकारियों के आधार पर ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को लद्दाख और कश्मीर में दोहरी चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। आज सवाल उठता है कि जिनपिंग ये सब क्यों कर रहे हैं, और लौटते हैं तानाशाह की उस थ्योरी की ओर। जिनपिंग भी ये देख रहे हैं कि अमेरिका अब उसका खेल खत्म करने पर आमादा है। उससे चीन को सबक सिखाने की ठान ली है, लेकिन चीन को सबसे बड़ा झटका मिला है रूस से, और इसकी वजह सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह रूस ने अपने यहां भी जिनपिंग के जासूस पकड़े हैं, और इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऐसा भरोसा टूटा कि उन्होंने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी है। यानी ठग ड्रैगन को रूस ने ठेंगा दिखा दिया है। देखें कैसे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400
वो हवाई कवच जिसमें हर हवाई हमला नाकाम करने का दम है। और रूस ने इसी हवाई कवच से चीन को महरूम कर दिया है। ये ड्रैगन के लिए इतना बड़ा झटका है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। जिस रूस के दम पर चीन दुनिया में दादागिरी करना चाहता था, उसी रूस ने जिनपिंग एंड कंपनी को 440 वोल्ट का झटका दिया है। रूस ने चीन को सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइलों की डिलीवरी पर फिलहाल रोक लगा दी है। यानी अब चीन को S-400 सिस्टम के लिए रूस से जरूरी मिसाइलें नहीं मिलेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि चंद साल पहले रूस ने भरोसा करके जो S-400 डिफेंस सिस्टम चीन को दिए थे, वो अब किसी काम के नहीं रहेंगे। रूस ने चीन को S-400 मिसाइलें देने पर रोक क्यों लगाई है, इसका कारण तो नहीं बताया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसके पीछे की वजह है रूस का चीन पर से भरोसा उठ जाना। क्योंकि पिछले दिनों रूसी खुफिया एजेंसी ने सेंट पीटर्सबर्ग आर्कटिक सोशल साइंस एकेडमी से चीन के एजेंट को गिरफ्तार किया था। एकेडमी के प्रेसिडेंट वैलेरी मिटको पर कई महीनों से नजर रखी जा रही थी, जिसे बेहद संवेदनशील सैन्य जानकारियों के एवज में चीन से पैसे मिल रहे थे। वैलेरी मिटको के साथ चीन के 2 नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके चंद दिनों बाद ही S-400 मिसाइल की डिलीवरी पर रोक लगाई गई है, जिससे चीन बौखला तो गया है, इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद अपना मुंह छिपा रहा है, झूठ बोल रहा है और फैसले को रूस की मजबूरी बता रहा है। मॉस्को इस तरह के निर्णय लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो चिंतित है कि इस समय S-400 मिसाइलों की डिलीवरी PLA की कोविड महामारी विरोधी गतिविधियों को प्रभावित करेगी। रूस नहीं चाहता है कि इससे बीजिंग को कोई परेशानी हो। चीन की इन चालों का, ये सफाई का रूस पर शायद ही कोई असर हो, क्योंकि जिनपिंग ने अपनी जासूसी से रूस को भी नहीं बख्शा। चीन लगातार रूस से गुहार लगा रहा था कि वो भारत को S-400 ना दे, लेकिन रूस पर इसका तो असर नहीं पड़ा। उल्टे चीन की ही S-400 मिसाइलों की डिलीवरी रोक दी है। इतना ही नहीं, रूस ने चीन को यह भी नहीं बताया कि S-400 के लिए मिसाइलों की डिलीवरी उसे कब दी जाएगी, जबकि भारत को रूस इसी साल के आखिर तक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। अब आपको बताते हैं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खासियत क्या है। 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी मिसाइल को गिरा सकता है, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भी गिरा सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 72 मिसाइल दाग सकता है, न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस 36 मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। इस मिसाइल शील्ड की चीन को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि एक के बाद एक दुनिया के कई मुल्क चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं और कभी भी युद्ध के हालात बन सकते हैं। लेकिन ये चीन की चालबाजियों का नतीजा है कि इन हालात में भी रूस ने उससे मुंह फेर लिया है। रूस भारत का सदाबहार दोस्त है और रूस ने भारत से S-400 की डील तो बरकरार रखी है। अब सरहद की लड़ाई से कोरोना की लड़ाई की ओर बढ़ते हैं, जिसने सिस्टम की कमजोरी से विचलित कर देने वाले हालात पैदा कर दिए। फिक्र कोरोना से जुड़ी। देश के 4 राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार कोरोना के नए हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। यहां बढ़ते कोविड केस के कारण केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ती जा रही है। बिहार में तो हालात ज्यादा ही खराब हो रहे हैं। पटना के कोविड अस्पताल में ना तो 24 घंटे बिजली है, ना ही पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर, और तो और शवों के बीच रहने को मजबूर है मरीज, और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लिहाजा मरीजों के परिजन इसका वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। देखें ये रिपोर्ट। शर्मनाक, शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। कोरोना वायरस के दस्तक के 7 महीने बाद भी ऐसी तस्वीरें। देश में लॉकडाउन के बाद भी अस्पताल इतना बदहाल, और वो भी भारतवर्ष में, जहां कोरोना से मृत्यु दर पूरी दुनिया में सबसे कम है और रिकवरी रेट संतोषजनक।
कोविड अस्पताल की ये भयावह तस्वीरें पटना के नंबर 2 हॉस्पिटल NMCH यानी नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की है। सबसे पहले देखिए इमरजेंसी के वार्ड नंबर 9 का हाल। फर्श पर लेटा ये कोई मरीज नहीं बल्कि कोरोना मरीज का शव है। बताया जाता है कि ये कोविड बेड से नीचे गिर गए थे, लेकिन काफी देर तक कोई देखने सुनने नहीं आया तो तड़प तड़प कर इनकी मौत हो गई। ये डेड बॉडी पड़े हुए हैं जो कि यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है, और पिछले 3 दिन से ये कपड़ा पड़ा हुआ है डेड बॉडी का, बोलने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है। वार्ड नंबर 9 इमरजेंसी वार्ड, सीट नंबर 21। तो देखा आपने, पटना के NMCH में ना तो समय से डेड बॉडी हटाई जा रही है, ना ही मर चुके मरीजों के कपड़े। अब ये तस्वीर देखिए, स्ट्रेचर पर PPE किट पहनकर लेटे ये अस्पताल के ही एक कर्मचारी हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इन्हें कोविड वार्ड में ले तो आया, लेकिन किसी ने स्ट्रेचर से बेड तक भी ले जाने की जहमत नहीं उठाई। ये यहाँ के कर्मचारी हैं, इनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। रात से ऐसे पड़े हुए हैं, कोई नहीं आया। बेहोश पड़े हुए हैं, कोई नहीं आया है। ऐसे ही हृदय विदारक दृश्य के बीच कोरोना मरीजों को रहना भी होता है और खाना भी खाना होता है। इस वीडियो में ऐसे ही एक मरीज दिख रहे हैं, इन्हीं की जुबानी सुनिए पटना के कोविड हॉस्पिटल NMCH की बदहाली। जो बोल रहे हैं हो पा रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। हाँ, बगल में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अभी 6 दिन पहले ही हमने पटना के NMCH की ऐसी ही तस्वीरें दिखाई। आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट शासन प्रशासन के सामने रखा तो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अस्पताल का दौरा किया और सब कुछ ठीक होने का दावा किया, लेकिन ये वीडियो उनके दावे की पोल खोल रहा है। देखिए, 21 जुलाई को हमने दिखाया कि NMCH में आइसोलेशन वार्ड के बाहर कोरोना मरीज का शव पड़ा था, लेकिन 2 दिनों से उसे किसी ने नहीं हटाया। 27 जुलाई की वीडियो में दिख रहा है कि कोरोना वार्ड के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मरीज को फर्श पर लिटा दिया गया है और कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। देखिए क्या यहाँ पे मरीज को कहीं पे लेटा दिया जा रहा है। यहाँ कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है। 3 बजे से ऑक्सीजन के लिए हम लोग परेशान है, कोई सुन नहीं रहा। कंट्रोल रूम भेजे, कंट्रोल रूम भी गए, किसी का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो सुना आपने, ना तो यहाँ बिजली है, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर, ना ही किसी को कोरोना मरीजों की फिक्र, और तो और मरने के बाद भी डेड बॉडी को हटाने का माकूल इंतजाम तक नहीं। और बिहार में बिगड़ते कोरोना हालात के बाद से NMCH से विचलित करने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी अस्पताल का जायजा लेने जब केंद्र सरकार की टीम पहुंची तो NMCH के सुपरिटेंडेंट निर्मल कुमार सिन्हा ने उन्हें इसका सच बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कुल 447 बेड हैं, जबकि 166 पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा है। ऐसे में मरीजों का इलाज करना संभव नहीं हो पा रहा है और ये सच बोलना सुपरिटेंडेंट साहब को महंगा पड़ गया। बिहार सरकार ने उन्हें अस्पताल अधीक्षक पद से हटाने का फरमान सुना दिया। मतलब एक तरफ ना तो बिहार में कोरोना से लड़ने का मुकम्मल इंतजाम है, दूसरी तरफ जब कोई डॉक्टर सच बोल रहा है तो उसे सच बोलने की सजा दी जा रही है। मतलब कोरोना के जन्म के 7 महीने बाद भी बिहार में स्वास्थ्य सुविधा भगवान भरोसे है। और इन्हीं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, इन्हीं की वजह से, इनके अभाव के चलते बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में यहां 2605 नए मामले सामने आए और कुल कोरोना मरीजों की संख्या 41,000 को पार कर गई। और यही फिक्र कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की भी है। कुछ दिन पहले तक महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे राज्यों की हालत भी ऐसी ही थी, जिनमें दिल्ली के हालात काफी तेजी से सुधरे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ की कमान केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली है, जिसके चलते आज यहाँ सिर्फ 9% एक्टिव केस ही बचे हैं और रिकवरी रेट 88% पहुंच गया है। और यही वजह है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं कि अब कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। भारत के लिए फ्रांस से 5 राफेल फाइटर जेट ने भरी उड़ान। 7 घंटे बाद यूएई ने अल्दाफ्रा एयरबेस पर हुई पहली लैंडिंग। 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे विमान। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सीज फायर की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी सैनिक ढेर, 8 घायल। 5 जगहों पर सेना ने एक साथ किया पलटवार। मिडिल ईस्ट में इजरायल और लेबनान के बीच फिर हुई भिड़ंत।
इसराइल ने लेबनान के हमले को विफल कर मिसाइल से किया पलटवार। बॉर्डर पर दोनों ओर से भारी गोलीबारी जारी। रूस ने चीन की S-400 मिसाइलों की डिलीवरी पर लगाई रोक। चीन पर रूस में भी जासूसी करने का आरोप। विधानसभा सत्र बुलाने से राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का फिर इनकार। कहा 21 दिन का नोटिस जरूरी। गहलोत ने पीएम मोदी से की राज्यपाल की शिकायत। राम मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने अलग अलग नदियों के जल समेत सोने चांदी के ईंटें दान किए। छत्तीसगढ़ के कौशल्या मंदिर की मिट्टी लेकर पैदल आ रहे मुस्लिम राम भक्त फैज खान। ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या का कोविड टेस्ट नेगेटिव आया। मां बेटी अस्पताल से घर शिफ्ट हुई। अमिताभ बच्चन और अभिषेक की नानावती अस्पताल में इलाज जारी। पीएम मोदी ने कोरोना टेस्ट की 3 आधुनिक लैब का किया उद्घाटन। बोले लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे। रोजाना 10,000 टेस्ट की बढ़ेगी क्षमता। सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस ने फिल्म निर्माता महेश भट्ट से 2 घंटे तक पूछताछ की। कल करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ से जवाब तलब संभव। कोरोना के इस काल में हम महामारी पर विजय की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अस्पताल से भाग रहे हैं, छत से कूद रहे हैं और जान गंवा रहे हैं। देखते हैं आज का फिक्रनामा। प्रयागराज 25 जुलाई रविवार की शाम 55 साल का कोरोना पॉजिटिव मरीज अचानक अस्पताल से गायब हो गया। सीसीटीवी में मरीज के अस्पताल से निकलने की तस्वीर सामने आई, लेकिन 24 घंटे बाद ही उसका शव सड़क पर मिला। पटना सिटी 25 जुलाई। उसी दिन प्रयागराज से 400 किलोमीटर दूर पटना में 35 साल की युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक कोरोना संक्रमित था और घर में ही आइसोलेट रहकर इलाज करा रहा था। एम्स पटना 24 जुलाई। इससे एक दिन पहले पटना एम्स में दिल दहलाने वाली घटना हुई। सूबे के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स में 24 साल के कोरोना संक्रमित ने बिल्डिंग की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 48 घंटे में 3 कोरोना मरीजों ने वायरस से लड़ने के बजाय मौत का रास्ता चुना। दिल्ली से पटना तक हादसों की ये लिस्ट छोटी नहीं है, न ही खुदकुशी का ये सिलसिला नया है। कोरोना संकट शुरू होने के साथ ही ऐसी खबरों की शुरुआत हो गई थी। 4 जुलाई से 24 जुलाई के बीच महज 20 दिनों में 10 से ज्यादा मरीजों ने खुदकुशी की। सभी कोरोना संक्रमित थे और इनकी उम्र 21 से 80 के बीच में थी। किसी ने अस्पताल की बिल्डिंग से छलांग लगा दी तो कोई घर में ही फंदे से लटक गया। खुदकुशी करने वालों में युवक भी थे, बुजुर्ग भी। ये इत्तेफाक नहीं है, ये फिक्र है देश की। और अब देखते हैं जो है सो है। कोरोना के साथ अब जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। ज्यादा दिन तक टिक गए मेहमान की तरह कोरोना की इज्जत भी अब कम हो रही है। केसेस और डेथ फिगर बेशक बढ़ गए हों, लेकिन बाजारों में रौनक और लोगों में कोरोना को लेकर बिंदास नजरिया दिखने लगा है। आज मेरी एक अखबार की हेडलाइन पर निगाह गई। लिखा था, गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू फोकस ऑन इको। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो कम से कम कोरोना ने सरकारों का ध्यान इकोलॉजी की तरफ खींचा। लेकिन आगे ब्यौरा पढ़ा तो पता चला कि इकोनॉमी की बात हो रही है। हमारे लिए अब भी इको फॉर इकोलॉजी नहीं, इकोनॉमी है। और ज्यादातर इकोनॉमिक गतिविधियां कुदरत को ताक पर रखकर या उससे खिलवाड़ करके ही होती हैं। फैक्ट्रियां फिर से धुआं उगलेंगी, गंगा जमुना फिर अपने हाल पर रोएंगी। और यह भी तय है कि इस बार शायद मौका मिल भी गया हो, लेकिन कुदरत भी आखिरकार कितने मौके और देगी। आज वो है जो हमने कल तक किया है, तो कल निश्चित वो होगा जो हम आज कर रहे हैं। कोरोना की लड़ाई के दौरान जो वैश्विक एकजुटता दिखी है, वही अगर कुदरत को संभालने के लिए अब भी नजर नहीं आई, तो फिर हकीकत यह है कि हम लातों के भूत भी नहीं रह गए। बाकी तो जो है सो है।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।